नमस्कार दोस्तों। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव 2024 में डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार यानी कि बीते कल के दिन ऐतिहासिक जीत हासिल कर ली है और रिपब्लिकन पार्टी के नेता ने कड़े मुकाबले में इस कड़े मुकाबले में डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंदी कमला हैरिस को बहुत ही बुरी तरीके से हरा दिया है। और ट्रंप ने 4 साल बाद जो कल अपनी जीत हासिल करी है, सत्ता में जो इन्होंने बाउंस बैक किया है, ये इनका बाउंस बैक इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, बस थोड़ा सा आप करिएगा इसका इंतजार, ये बात भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। सो गाइस, इससे पहले आपको याद होगा 2016 में वो राष्ट्रपति चुनाव जीते थे, 2020 में वो राष्ट्रपति चुनाव हार गए थे और फिर 2024 में यानी कि कल ये फिलहाल जीत चुके हैं। और सीनेट में भी रिपब्लिकन पार्टी का कब्जा हो गया है और वहीं पर जेडी वैंस उपराष्ट्रपति चुने गए। और चुनाव जीत के बाद में हर नेता जनता का धन्यवाद करता है, भगवान का धन्यवाद करता है, जनता को संबोधित करता है, अपने मंच पे आके स्पीच देता है। और कल डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपनी स्पीच दी और इस स्पीच में इन्होंने ये कहा कि ईश्वर ने मेरी जिंदगी किसी वजह से बचाई है। आपको याद होगा इनके ऊपर 2 से 3 बार हमले हुए हैं और पहला जो हमला था ये बाल बचे हैं। जो गोली थी इनके कान से छूती हुई निकली थी और कान इनका क्या हुआ था, घायल हुआ था। कई मंच में चुनाव प्रचार के समय आपने देखा भी होगा, इनके कान के पास पट्टी बंधी थी और इन्होंने साफ साफ कल मंच में ये कहा कि ईश्वर ने मेरी जिंदगी किसी वजह से बचाई है और वो वजह ये है अपने देश को बचाना और अमेरिका को फिर से महान बनाना। अब दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आखिरकार ट्रंप के जीतने के बाद भारत को नुकसान हो सकता है या फिर भारत को एक बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। मतलब हम कह सकते हैं कि इस वीडियो में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप की जो दोस्ती है जय वीरू वाली, ये दोस्ती रंग लाएगी या फिर इसमें और अधिक खटास आ सकती है। और आखिरकार पहली महिला राष्ट्रपति बनने से जो चूक गई है कमला हैरिस, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है? जिम्मेवार केवल कमला हैरिस है या फिर कुछ और भी बातें हैं जिन्होंने इनको हरा दिया? सो बस तमाम बातों को हम समझेंगे अपने इस वीडियो में। तो शुरुआत करते हैं इस तस्वीर से। इस तस्वीर को आप ध्यान से देखिएगा। ये तस्वीर है डोनाल्ड ट्रंप की एक चुनावी सभा की, जिस पर उन पर एक गोली चलाई गई थी एक व्यक्ति के द्वारा और उनके कान से खून निकल रहा था उसके बाद। और इस तस्वीर के बाद ये लगभग तय हो गया था कि ट्रंप कमला हैरिस पर भारी पड़ने वाले हैं। और आज मतलब कि बीते कल के दिन वही हुआ और ट्रंप ने इतिहास कायम कर दिया। और एक तरह से कहा जाए कि किसी अमेरिकी राष्ट्रपति की अब तक की सबसे ज़बरदस्त राजनीति में ये वापसी हुई है। 131 साल बाद ट्रंप ने ये बात रिपीट की है। वो क्या बात है वो अब हम समझते हैं। दोस्तों, इस तस्वीर को आप ध्यान से देखिएगा। ये तस्वीर है आपकी ग्रोवर क्लीवलैंड की। आप जानते हैं ये कौन है? तो गाइस, ये है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति। जिस तरह से ट्रंप कल जीते हैं, बहुत अच्छी तरीके से जीते हैं, ठीक है। यही सेम सीन 1892 में इनके साथ भी हुआ था। मतलब कि पहले राष्ट्रपति बने, फिर एक गैप आया, फिर राष्ट्रपति बने। तो ये प्रोसेस, इस तरह का जो स्टेप है, ये फॉलो करने वाले डोनाल्ड ट्रंप सेकंड राष्ट्रपति बन चुके हैं अमेरिका के। इससे पहले कौन थे? ये थे क्लीवलैंड। ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, आप मुझे चाहो तो एक छोटा सा कमेंट कर सकते हो कि आपका रुझान किसकी तरफ था। अमेरिका की राष्ट्रपति कौन बने? भारतीय मूल की कमला हैरिस बने या फिर आपका मन था कि ट्रंप को वापस आना चाहिए, दोबारा से अमेरिका का राष्ट्रपति बनना चाहिए? अपना रुझान आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। सो गाइस, सबसे पहले हम समझते हैं कि अमेरिका राष्ट्रपति जो हैं अब जो बने हैं ट्रंप, इनका बनना आखिरकार काफ़ी खतरे वाला था। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि ट्रंप के ऊपर इस वक्त कम से कम 34 बिजनेस में घोटाले को लेकर के एक बहुत बड़े बड़े केस चल रहे हैं। आपको याद होगा इनके ऊपर कई औरतों ने यौन शोषण के आरोप लगाए हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट के इनके ऊपर केस चल रहे हैं, जिसमें एक सबसे बड़ी पॉर्न स्टार है अमेरिका के, उनके साथ में इनके एक बहुत बड़े संबंध थे और लगातार इस प्रकार के एलिगेशन इनके ऊपर लगाए जा रहे थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि चुनाव से चंद महीनों पहले इनकी एक फेमस रिकॉर्डिंग पब्लिक में लीक हुई थी, जिसमें साफ साफ ये ट्रंप खुद भी अपने 1-2 बार इंटरव्यू में कह चुके हैं। ट्रंप की भाषा क्या थी उसका समझने का प्रयास करिएगा। इसमें इन्होंने ये कहा है कि जब भी मैं किसी लड़की से मिलता हूँ तो मैं उसे चूम लेता हूँ और उसे पकड़ने का मेरा मन होता है। सोचिए, इस तरह के स्टेटमेंट अगर कोई नेता दे रहा है
सोचिए, उसके करैक्टर के ऊपर एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। आप बोलोगे सर इंडिया का कल्चर अमेरिका का कल्चर काफ़ी अलग है, मैं मानता हूँ, बट दोस्तों ध्यान रखिएगा कि हर इंसान की अपनी एक पर्सनैलिटी होती है, ठीक है, पद की अपनी एक अलग अलग गरिमा होती है। तो गरिमा के आधार पर पद की गरिमा का सम्मान करते हुए आपके द्वारा इस तरह की स्टेटमेंट मंच में देना, पब्लिक में देना शोभनीय नहीं है। जी हाँ, हम चाहे भले ही जितना अल्ट्रा मॉडर्न बन जाए, लेकिन एक डेकोरम समाज का, जी हाँ, उस डेकोरम के आधार पर ही हमको अपने कदम, अपनी स्पीच देनी चाहिए। ये मेरा परसेप्शंस है, राइट। अब इसके बाद क्या हुआ था, कहीं ना कहीं इनका फेथ बहुत बुरी तरीके से डगमगा चुका था और डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के काफ़ी सारे सर्वे आए थे कि हाँ, ट्रंप जो है काफ़ी अधिक आगे चल रहे हैं। तो लोगों की सिंपैथी पाने को लेकर के शायद इन्होंने अपने ऊपर कुछ हमले कराए, इस तरह के दावे किए गए थे काफ़ी सारी न्यूज़ एजेंसी के द्वारा। अब क्या सही है क्या गलत है, इसके बारे में भी पुष्टि बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। वोट इनको मिल चुका है लगातार दोस्तों, इनकी अब ये दूसरी बार ये अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे। अब बात करते हैं कि इसका असर आखिरकार वैश्विक स्तर पर क्या पड़ेगा, राइट। हमको इससे क्या फ़ायदा होगा, सच में हमको फ़ायदा होगा या फिर एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन उससे पहले जो 2016 की अगर हम तस्वीरों को ध्यान से देखेंगे, आपको याद होगा दोस्तों 2020 में डोनाल्ड ट्रंप हार गए थे, तब उन्होंने अपनी हार को स्वीकार नहीं किया था। आपको याद होगा किस तरह से 2020 में अमेरिका में दंगे स्टार्ट हुए थे, व्हाइट हाउस के बाहर बहुत बड़ा हंगामा हुआ था, हिंसा स्टार्ट हो चुकी थी क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति की गद्दी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए थे। सोचिए, ये कोहराम, जी हाँ, सबसे बड़ी हिंसा हमको देखने को मिली थी अमेरिका के अंदर। दूर के ढोल हमको काफ़ी सुहावने लगते हैं, दूर से खेत हमको काफ़ी अच्छे लगते हैं, लेकिन जब हम उस देश के अंदर रहते हैं तब चलता है पता कि वास्तविक रूप से उस देश का हाल क्या है। जी हाँ, अमेरिका के अंदर इस समय ध्यान रखिएगा कि जो वेपन्स है, जो हथियार है, वो रखना काफ़ी लीगल है। अभी एक सर्वे हुआ था, एक रिकॉर्ड मैंने पढ़ा था, उसमें एक व्यक्ति पर 2 रिवॉल्वर हैं। सोचिए, अभी कुछ समय पहले एक न्यूज़ आई थी कि कॉलेज के स्टूडेंट ने, ठीक है, टीचर ने उसको हल्का सा सुनाया, उसने कॉलेज के अंदर क्लासरूम के अंदर उस स्टूडेंट ने अपने टीचर को गोली मार दी थी। ये वहाँ की आम बात है। जी हाँ, इसलिए कहता हूँ कि दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, दूर से खेत काफ़ी अच्छे लगते हैं, लेकिन जब पास जाके देखते हैं हम देखते हैं कि हाँ यार, खेत की ज़मीन के ऊपर काफ़ी सारे केंचुए रेंग रहे हैं, काफ़ी सारे कीड़े मकोड़े तैर रहे हैं, चल रहे हैं, उस पर हमको हानि पहुँचा सकते हैं। अब वहाँ पर क्या हुआ था कि 2020 में जब ये हारे थे ना, अब ये फाइनली सीट से उतरने के लिए तैयार नहीं थे, हिंसा काफ़ी स्टार्ट हो चुकी थी और यहाँ पर इस व्यक्ति को अमेरिका ने दोबारा राष्ट्रपति कल बना दिया। और जी हाँ, कल ना सिर्फ ये दोबारा राष्ट्रपति बने हैं बल्कि उन्हें पॉपुलर वोट भी मिला है। 2016 में ट्रंप जीत जरूर गए थे और हिलेरी क्लिंटन को हरा जरूर दिया था इन्होंने, मगर उन्हें पॉपुलर वोट नहीं मिला था। क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों कि अमेरिका में इलेक्टोरल कॉलेज का सिस्टम है, उसके आधार पर ही क्या होता है, कोई भी देश का, जी अमेरिका का देश का राष्ट्रपति बनते हैं। यानी कि ज़्यादातर लोगों ने इस बार ट्रंप को ही वोट दिया है और अमेरिका के 50 राज्यों में लोगों ने इस बार ट्रंप को ही पसंद किया, कमला हैरिस को पसंद नहीं किया। मगर आज आपके जहन में एक सवाल ये भी होगा कि ट्रंप जीते कैसे और कमला हारी कैसे। और सबसे बड़ी बात, भारत और मध्य पूर्व के लिए इनकी जीत के क्या मायने हैं। जी हाँ, ये मायने सकारात्मक हैं या फिर नकारात्मक। शुरुआत करते हैं रक्षा को लेकर के। जी हाँ, अगर हम रक्षा के सौदों के बारे में अगर हम बात करें तो भारत को काफ़ी अधिक फ़ायदा होगा। वेपन्स हमको अमेरिका से काफ़ी सस्ता मिलता है। वो अलग बात है कि हम लोग अपने वेपन्स का प्रयोग नहीं करते हैं। जी हाँ, हम वेपन्स के नाम पर वेपन्स को लेकर के, जी हाँ, जो हमारे पास छोटी सी गुलेल भी होती है ना, हम उसका इस्तेमाल तक नहीं कर पाते। हमारे भले ही सामने कोई सबसे बड़ा आतंकवादी या फिर गैंगस्टर क्यों ना हो, जी हाँ, हम उसको अपनी जेल के अंदर बंद कर देते हैं, उसको VIP जो फैसिलिटी होती है वो प्रोवाइड करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लॉरेंस के बारे में। लॉरेंस लगातार दोस्तों जेल में बैठे बैठे अपने गुर्गों को वीडियो कॉल के माध्यम से इंस्ट्रक्शन दे रहा है और सिद्धू मूसेवाले के बाद में इन्होंने बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी, उसके बाद में भी लगातार वो सलमान खान को जेल से बैठे बैठे थ्रेट्स दे रहा है, लेकिन हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। हम वेपन्स के नाम पर गुलेल तक का भी प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। थिंक अबाउट इट, विचार जरूर करिएगा कि आखिरकार विकसित भारत की तस्वीर यही थी। जी हाँ, PM मोदी जी ने यह कहा था सबका साथ सबका विकास, लेकिन इस विकास में जी हाँ आतंकवादी गैंगस्टर भी शामिल थे। इस बात को शायद हमारे PM मोदी जी ने क्लियर नहीं करा। इस समय दोस्तों लॉरेंस जो है वो गुजरात के साबरमती जेल के अंदर कैद है। जी हाँ, कैद नहीं है एक्चुअली, इसके लिए घर और जेल बिल्कुल इक्वल हो चुका है, क्योंकि लॉरेंस के एक चचेरे भाई ने अपने एक इंटरव्यू में पत्रकारों को ये कहा था कि उसका परिवार जो है 10 लाख रुपए पर मंथ, जी हाँ, जेल में उसको सभी फैसिलिटी मिले, इस चीज़ के लिए जेल के जो भी सीनियर लोग हैं उनको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और ये VIP फैसिलिटी कोई भी आम इंसान तो क्या नहीं ले सकता है, लेकिन कुछ हद तक
हर कैदियों को मिल जाती है। आपको मालूम होगा कि जैसे कि जेल में रहने वाले कैदियों को और कुछ एक्स्ट्रा कुछ खाना होता है, तो जेल की अलग से खुद की करेंसी लॉन्च होती है। हमारी करेंसी जेल के अंदर नहीं चलती है, ये आपको पता होगा, वहाँ की खुद की करेंसी लॉन्च होती है। 10 लाख रुपए पर मंथ अगर किसी व्यक्ति के ऊपर खर्च हो रहा है, किसी जेल में किसी कैदी के ऊपर खर्च हो रहा है, तो सारी फैसिलिटी उसको प्रोवाइड करी जाएगी। और हमारा महान देश दोस्तों वही महान देश है जो अजमल कसाब को लेकर के 4 साल में 30 करोड़ रुपया खर्च करता है। सोचिए, ये आंकड़ा आप गूगल कर लीजिएगा, आपको आसानी से मिल जाएगा। तो हम वेपन्स में दोस्तों हम काफ़ी स्ट्रांग हो रहे हैं। सिप्री की रिपोर्ट जो आई थी उसमें हम लोग सबसे बड़े देश बन चुके हैं वेपन्स को इंपोर्ट करने को लेकर के। अब कब प्रयोग करेंगे इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहता हूँ दोस्तों। मैं चाहता हूँ कि इसका प्रयोग ना ही हो तो उतना अच्छा हो, क्योंकि दोस्तों युद्ध से किसी का भला नहीं हुआ है, सबका नुकसान हुआ है। अब बात करते हैं अमेरिका के बारे में दोस्तों। तो अगर हम वीज़ा नियमों की बात करें तो इसमें भारत को नुकसान होने वाला है। जी हाँ, ये बात आप ध्यान से सुनिएगा कि वीज़ा को लेकर के मैंने ऐसा क्यों बोला है। अभी चंद दिनों पहले आपको याद होगा कि जैसे हम लोग चाइना के करीब आए, चाइना के साथ हमारा समझौता हुआ, गलवान घाटी पे हमारी शांति स्थापित हो गई है, उसके तुरंत कुछ घंटों बाद अमेरिका के अंदर 19 कंपनियों को बैन कर दिया गया था। जी हाँ, 19 कंपनियों को बैन कर दिया था। और दोस्तों वहाँ पर जो आपके इंडियंस हैं उनको ले ऑफ के माध्यम से उनको जॉब से निकाल दिया गया। काफ़ी सारे अमेरिका में रहने वाले भारतीय इंडिया अभी चंद दिनों पहले वापस भी आए हैं जॉब को अपनी छोड़ करके, या फिर दोस्तों जॉब से उनको निकाल दिया गया था। तो अब दोस्तों जो हमारा A1 वीज़ा है, जो हमारा B1 वीज़ा होता है, वो अब मिलना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ट्रंप जो है ना, ट्रंप हमेशा अपनी तरफ फर्स्ट पॉलिसी पे काम करते हैं, मतलब कि अपना हित पहले देखते हैं। और ये स्पीच उन्होंने कई बार दी है अपने इंटरव्यू पर, मतलब कि अमेरिका फर्स्ट होगा, इसी रणनीति पर ट्रंप अपना काम करते हैं, अपनी राजनीति चलते हैं। और दोस्तों ये होना भी चाहिए। जी हाँ, पहले अपना भला करोगे फिर बाद में समाज सेवा करोगे। जी हाँ, झाड़ू की शुरुआत हमेशा घर के अंदर से होती है, ना कि गले मोहल्ले से आप झाड़ू लगाते हो फिर अपने लास्ट वाले घर के कमरे को साफ करते हो। ऐसा तो कोई नहीं करता है। पहले खुद को स्ट्रांग करोगे। वो अलग बात है कि हमारा देश इसमें विश्व गुरु बनने के दावे कर रहा है, और विश्व गुरु के चक्कर में हम लोग डोमेस्टिक के भी गुरु नहीं बन पा रहे ढंग से। जी हाँ, क्राइम रेट हमारे इंडिया का काफ़ी पीक पर पहुंच चुका है, महंगाई काफ़ी पीक पर है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार काफ़ी पीक पर है। आपको मालूम होगा रोजगार का स्तर बिल्कुल खत्म हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, युवा बेरोजगार बैठा हुआ है, और पेपर लगातार यहाँ पर लीक हो रहे हैं। जो युवा का भविष्य बनाते हैं, पढ़ लिख करके बनेंगे महान, लेकिन महान तो तब बनेंगे जब एग्जाम होगा तरीके से। थिंक अबाउट इट। बाकी आपकी राय स्वतंत्र है। जी हाँ, जो लिखना है भला बुरा आप बिंदास मुझे लिख सकते हो। अब चीन के हम नज़दीक आने पर दोस्तों कहीं ना कहीं हम जरूरत से ज़्यादा नज़दीक आ गए। ठीक है, ब्रिक्स वालों ने अपनी करेंसी खुद की लॉन्च कर दी, सेपरेट 5 देशों ने। हमने तो अमेरिका को लग सकती है मिर्ची कहने की बहुत तगड़ी वाली। और करेंसी को लेकर के हम हर बार अपनी मीटिंग में इस बात का दावा करते हैं कि हमारी करेंसी खुद की अलग होनी चाहिए, उसी करेंसी के आधार पर हम लोग अपने व्यापार करेंगे ब्रिक्स देश। क्योंकि डॉलर पर हम लोग डिपेंड है, डॉलर अगर बढ़ जाता है अचानक से तो क्या होता है, उसी प्राइस पर हमको व्यापार करना पड़ता है, अर्थव्यवस्था को, हम सभी देशों को बहुत बड़ी हानि होती है। तो अलग से करेंसी लॉन्च करना मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा कदम है, लेकिन क्या हम सभी के सभी विकासशील देश, अमेरिका जैसे विकसित देश को टक्कर दे सकते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और दोस्तों ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में अमेरिकी उद्योगों को संरक्षण देने की नीति अपनाई थी। आपको अच्छे से याद होगा कि इसने चीन और भारत समेत कई देशों के इंपोर्ट पर भारी टैरिफ लगाया था। मिसाल के तौर पर भारत से अमेरिकी हार्ले डेविसन मोटर बाइक पर टैरिफ हटाने या घटाने को जब कहा गया था तो ट्रंप ने क्या कहा था? ट्रंप ने यह कहा था कि हम लोग अमेरिकी फर्स्ट के नारे पर काम करते हैं, हम लोग पहले अपने बारे में सोचते हैं, और वो अमेरिकी वस्तुओं और सेवाओं के इंपोर्ट पर ज़्यादा टैरिफ लगाने वाले देशों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। अब ये भी इसने साफ साफ धमकी दी थी इंडिया और चाइना को लेकर के, और भारत सरकार भी इसके घेरे में आ सकती है। इस तरह से बयान दिए थे हमारे ट्रंप जी ने। जी हाँ, अब आप इनको जय का नाम दोगे या फिर वीरू का नाम दोगे, ये आपके ऊपर है। सोचिए, मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो ट्रंप है ना, ट्रंप ने भारत को लेकर के इसकी अच्छी खासी भारत की कई बार किरकिरी करी है। वो अलग बात है कि भारत की जो गोदी मीडिया है इस चीज़ को नहीं दिखाती है, केवल जो सकारात्मक दृष्टिकोण होता है वही गोदी मीडिया दिखाती है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, टैरिफ जैसा मुद्दा आज तक अब तक सॉल्व नहीं हो पाया, ये एक बहुत बड़ा सिरदर्द हमारा बन चुका है। और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर नज़र रखने वाले पत्रकार दोस्तों एक हैं शशांक, इनका भी आप देख लीजिएगा, इनका एक एक्स पर इन्होंने क्या लिखा था। ट्रंप की नज़र में भारत कारोबारी नियमों का बहुत ज़्यादा उल्लंघन करता है, वे अमेरिकी चीज़ों पर भारत का बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाना
पसंद नहीं करते और ट्रंप चाहते हैं कि उनके देश से इंपोर्ट होने वाली चीज़ों पर 20% तक ही टैरिफ लगे। वो लिखते हैं कि कुछ अर्थशास्त्रियों का अनुमान ये है कि अगर ट्रंप के टैरिफ नियम लागू हुए तो 2028 तक जो यहाँ पर भारत की जीडीपी होगी ये होगी 0.1% डिक्रीज हो सकती है। और आपको ध्यान रखना है कि इंडिया और अमेरिका के मध्य 200 अरब डॉलर का व्यापार होता है। अगर ये चीज़ दोस्तों अगर अप्लाई हो गई टैरिफ वाली बात तो भारत का जो इंपोर्ट होगा वो महंगा हो जाएगा। अगर भारत का इंपोर्ट महंगा होगा तो सभी वस्तुएं महंगी हो जाएंगी। ध्यान रखिएगा, हमारा क्या होगा, ब्याज दरों में ज़्यादा क्या होगी, कटौती। यहाँ पर जो ब्याज में कटौती नहीं हो पाएगी, जो इंटरेस्ट ऑफ रेट है वो बढ़ जाएगा। जो आप लोग दोस्तों ईएमआई पर अपना घर लेते हैं उसके किस्त पर लगने वाला जो इंटरेस्ट है वो बढ़ जाएगा और कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमारी आम जनता की कमर टूटने वाली है अगर ऐसा हो गया तो, क्योंकि ट्रंप हमेशा केवल अपने देश के बारे में सोचते हैं। जी हाँ, सबका साथ सबका विकास नहीं, पहले अपना विकास अपना साथ, अगर बच जाए थोड़ा उसमें से तो फिर हम करेंगे सबका विकास। देखिए यहाँ पे डिफेंस के बारे में अगर हम सोचें तो डिफेंस को लेकर के हमारे रिश्ते काफ़ी स्ट्रांग हैं, लेकिन इस डिफेंस के अंदर भी एक बहुत बड़ा ट्विस्ट छुपा हुआ है। आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप और चीन आपस में बिल्कुल क्या है, बिल्कुल कट्टर विरोधी हैं आपस में, बिल्कुल सास बहू की तरह इनका आपस में रिश्ता चल रहा है। लेकिन हम लोग अभी कहीं ना कहीं चीन के साथ जो गलवान घाटी वाला समझौता कर चुके हैं, राइट, इसको लेकर के कहीं ना कहीं अमेरिका हमसे खफा हो चुका है। ये उसी के चंद दिनों बाद इसने अपने देश से 19 भारतीय कंपनियों को ब्लैक लिस्ट कर दिया, उनको बंद कर दिया, ये हमको मालूम है, राइट। अब इस स्थिति में हमारे लिए क्या है, आगे कुआ पीछे खाई है। जी हाँ, चीन पे हम लोग 100% भरोसा नहीं कर सकते हैं। पंचशील समझौता इसने किया था 1954 में, कैसे उसका उल्लंघन किया हमने जाना। जी हाँ, कोविड के समय पर 2020 में किस तरह से इसने गलवान घाटी के ऊपर हमला किया, हमारे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। वो भी वो दौर था जिस समय इस इंसान को, चीन को, हमसे माफ़ी मांगनी चाहिए थी। जी हाँ, अपनी तरफ से इसने लॉन्च कर दिया कोविड वायरस, कोरोना वायरस, और सभी देशों को खतरे में डाल दिया। लेकिन इसने एक बार भी तरीके से माफ़ी हमसे नहीं मांगी, हमसे क्या, किसी भी देश से नहीं मांगी। आपको याद होगा किस तरह से अमेरिका ने, जी हाँ, जो वर्ल्ड बैंक है उसमें अपना कॉन्ट्रीब्यूशंस करना बंद कर दिया था, क्योंकि कहीं ना कहीं वर्ल्ड बैंक को लेकर भी अमेरिका ने ये कहा था कि इन्होंने भी बात को छुपा दिया है। जी हाँ, इनके ऊपर एक फाइन लगाओ चीन के ऊपर, तभी से इनके रिश्ते लगातार खराब हो रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम ये जानते हैं कि जो क्वाड देश है, क्वाड देशों में हम भी आते हैं, तो शायद क्वाड देशों के माध्यम से हम सभी देशों के अंदर बीच में एक मजबूती चल सकती है। मतलब कि क्वाड देश कौन कौन से हैं आपको मालूम होगा दोस्तों, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान, ये हमारे 4 देशों का क्वाड्रिलेटरल से बना है आपका क्वाड। ये चारों देशों का एक संगठन है। हम आपस में दूसरे की हेल्प करते हैं हथियारों को लेकर के, या फिर अदर जो भी हमारे सैनिक अभ्यास होते हैं उनको लेकर के, टेक्नोलॉजी हम लोग आपस में ट्रांसफ़र करते हैं, ये चारों देश। तो हमारा पलड़ा वैसे थोड़ा तो भारी है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर ट्रंप हमारे ऊपर 100% ऑफ फेथ कर सकते, क्योंकि हम कहीं ना कहीं चाइना के साथ में भी खड़े हैं। हम कहीं ना कहीं जो ब्रिक्स के द्वारा लॉन्च होने वाली जो करेंसी है उसको लेकर के भी हम कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप का फेथ हल्का सा खो चुके हैं। लेकिन दोस्तों हम क्या करें, हम भी तो मजबूर है ना, क्योंकि हम लोग डॉलर पे 100% डिपेंड है। डॉलर के प्राइस बढ़ जाते हैं, उसी प्राइस पर हमको व्यापार करना पड़ता है, अर्थव्यवस्था को भारी भरकम नुकसान झेलना पड़ता है। तो दूसरे के फ़ायदे के लिए, दूसरे की मन की तसल्ली के लिए, दूसरे को बुरा ना लग जाए इस बात को लेकर के हम अपनी करेंसी लॉन्च ना करें, तो ये भी तो गलत है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी आप लोग दोस्तों स्वतंत्र है, आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट करके चाहो तो बता सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर इजराइल और अमेरिका के रिश्तों से। जी हाँ, अगर ये रिश्ते और अधिक स्ट्रांग हो गए तो इसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड पर क्या पड़ेगा। जी हाँ, ये भी हमको समझना होगा। चलिए अब मैं आपका इंट्रो करवाता हूँ इस पर्सनैलिटी से। इस पर्सनैलिटी को ध्यान से देखिएगा। ये दोस्तों पर्सनैलिटी है कासिम सुलेमानी की। जी हाँ, कासिम सुलेमानी कौन है, काफ़ी लोगों को पता होगा दोस्तों। तो ये ईरान के एक जनरल हुआ करते थे। जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे तो जनवरी 2020 में इन्होंने कासिम सुलेमानी, जो कि ईरान के आर्मी के एक बहुत बड़े पद पर बैठे हुए हैं, एक जनरल है, उन्हें मारने का फरमान सुनाया था इस ट्रंप ने, और एक ड्रोन के माध्यम से इनको मौत के घाट उतार भी दिया था। और इस वक्त वर्तमान में ईरान और इजराइल के बीच में क्या चल रहा है, ये तनाव कितना पीक पे पहुंच चुका है, इसको हम लोग बिल्कुल भी नहीं भूल सकते हैं। अब दोस्तों आखिरकार अगर ट्रंप ने इजराइल का बहुत ही दिल से साथ दे दिया तो वैश्विक स्तर पर एक बहुत बड़ा, जी हाँ, तांडव हो सकता है। आपको याद होगा ट्रंप ने कैसे कहा था इजराइल को कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर दीजिए, ठीक है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो कहीं ना कहीं ट्रंप जो है इस समय इजराइल को उकसाने का काम कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि ट्रंप के पास में बहुत अधिक पावर है, बहुत अधिक शक्ति है, ये जिसका साथ देके उस देश का जीतना बिल्कुल निश्चित है। लेकिन इस जीत और हार के बीच में
कई सारे देश जुड़े हैं। जी हाँ, काफ़ी सारे अविकसित देश जुड़े हैं, काफ़ी सारे विकासशील देश जुड़े हैं जिस पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। वो तो अच्छा हुआ कि इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू ने इनकी तब नहीं सुनी। जी हाँ, अब तक फिलहाल इन दोनों के युद्ध का इम्पैक्ट अन्य देशों पर नहीं पड़ा। अब बात करते हैं कमला हैरिस के बारे में। सो गाइस, जितने भी सर्वे आए थे उसमें डोनाल्ड ट्रंप को काफ़ी ऊंचे दिखाया गया था। जी हाँ, काफ़ी बड़ा 2 से 3 की परसेंटेज दिखाई गई थी। लेकिन किसी भी सर्वे पर, किसी भी एग्जिट पोल पे हम लोग बिलीव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका सबसे बड़ा एग्जांपल देखते हैं हम लोग इंडिया के अंदर खुद। जी हाँ, क्या हुआ था लोकसभा चुनाव के अंदर, अब की बार 400 पार, क्या हुआ, बूम। मतलब चुनाव जो आपके एग्जिट पोल थे, जो सर्वे हुए थे, वो सब क्या हुए, धराशायी हुए। फिर आपको पता होगा हरियाणा के अंदर क्या हुआ था। जी हाँ, कांग्रेस की जीत काफ़ी दर्ज थी, लगातार रिजल्ट क्या आया, बूम, एग्जिट पोल क्या हो गए, धराशायी हो गए। एक्चुअली कमला हैरिस के हारने की सबसे बड़ी वजह है जो बाइडेन। आप बोलोगे सर वो कैसे? एक्चुअली जो बाइडेन का ही विचार था कि वो फिलहाल राजनीति में फिर से उतरेंगे, चुनाव प्रचार करेंगे, बट जो बाइडेन की हेल्थ ने उनको परमिशन नहीं दी। मतलब कि उनकी जो हेल्थ है वो बद से बदतर होती गई और फाइनली इन्होंने डिसीजन लिया कि अब मैं चुनाव प्रचार नहीं करूंगा, मैं भारत का राष्ट्रपति नहीं बनूंगा, पहले मेरे लिए मेरी हेल्थ है। और इन्होंने कमला हैरिस को चुनावी मैदान में उतार दिया और कैंपेनिंग करने का, चुनाव प्रचार करने का कमला हैरिस को काफ़ी कम समय मिला। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखने की, कमला हैरिस जो है वह अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, लेकिन ये कोई फेमस चेहरा खास तौर पर अभी नहीं है। इन्हें कोई खास तौर से नहीं जानता इनकी क्या प्लानिंग है, इनके बारे में आखिरकार अमेरिका की जनता को कुछ खास आइडिया है नहीं। लेकिन बिना किसी फेमस चेहरे को चुनावी मैदान में उतारना जो बाइडेन की एक बहुत बड़ी गलती थी। सो गाइस, इसका एग्जांपल हम समझ सकते हैं। दिल्ली जो है भारत की राजधानी है। दिल्ली में जो सीएम का फेस है वो कौन है, केजरीवाल है। लेकिन केजरीवाल ने अचानक से अपने पद को त्याग दिया और जो आतिशी है उनको सीएम बना दिया। तो इस बात को लेकर के भी कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता थोड़ी सी तो खपा पक्का हुई है। कहाँ सीएम थे केजरीवाल, हमने अपने दिल पर केजरीवाल को बसाया था। अचानक से आप किसी भी अननोन चेहरे को ला करके, वैसे वो अननोन चेहरा है नहीं, काफ़ी लंबे समय से उनको राजनीति का एक्सपीरियंस है। वो अलग बात है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कम करती हैं, लेकिन जैसे ही, जी हाँ, जैसे ही आम आदमी पार्टी के नेता को गिरफ्तार करके जेल में डाला गया तो इन्होंने काफ़ी ईमानदारी से और काफ़ी अच्छे तरीके से दिल्ली को संभाला है। जी हाँ, कोविड के समय में भी दिल्ली में मिलने वाली जितनी फैसिलिटी थी वो भी लगातार चालू रही। तो यहाँ पर जो बाइडेन ने अचानक से इनको उतारा, जो कि फेमस चेहरा नहीं था, इनकी क्या प्लानिंग है, ये तरीके से मंच पे जाकर के लोगों को, जनता के दिल में अपनी जगह कमला हैरिस नहीं बना पाई, इसका खामियाजा भुगतना पड़ा आखिरकार कमला हैरिस को। सो गाइस, यहाँ पर आपको याद होगा 2020 में, जी हाँ, किस तरह से पीएम मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए चुनावी रैली करी थी। जी हाँ, उस देश में जाकर के इनका चुनाव प्रचार में हमारे मोदी जी ने इनका बड़ा सहयोग किया था ट्रंप का। क्या वास्तविक रूप से अब ट्रंप अपनी दोस्ती को निभा पाएंगे टैरिफ के माध्यम से, ठीक है, हमारे डिफेंस को लेकर के, अब वो बताएगा आने वाला वक्त। बट आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बट दोस्तों, मैं अंत में यही बोलूँगा कि सबको सद्बुद्धि दें और फिलहाल जो भी समाधान निकले, जी हाँ, युद्ध कम से कम ना हो, समाधान निकलेगा जब हम लोग शांति की टेबल पर बैठ करके वार्ता करेंगे, तभी हो सकता है समाधान। बाकी दोस्तों, युद्ध से किसी का कभी भला नहीं हुआ। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। धन्यवाद।